चैप्टर्स 2061, 2062, 2063, 2064 चैप्टर स्टार्ट। खतरा। लेडी व्हाइट रैबिट का चेहरा सफेद पद गया। जल्दी हटो वहां से, फेरी मियाओ येन चिल्लाई। डेमन जजमेंट बोर्ड तीनों इमॉर्टल्स की एल के सामने बड़ा होता गया और जल्दी उनकी पूरी नजर पर छा गया। तेज हवाओं ने लेडी व्हाइट रैबिट का सांस लेना मुश्किल कर दिया था। बम। अगले हाईपैल, जमीन कांप उठी, पत्थर हवा में उड़ गए। डेमन जजमेंट बोर्ड पूरी ताकत से यूएस सख्त जमीन से टकराया। बाइनिंग बिंग और बाकी सब अलग अलग दिशाओं में भाग गए। मौके पर उन्होंने हमले से खुद को बचा लिया। डेमन जजमेंट बोर्ड फिर से ऊपर उठा और उसने फिर से हमला कर दिया। इस बार उसका निशाना बाइनिंग बिंग थी। कितना तेज है! बाइनिंग बिंग की ईर्ष्या सिकुड़ गई। उसने सिचुएशन से निपटने के लिए खुद को कंसंट्रेट किया। डेमन जजमेंट बोर्ड एक हल्के लाल रंग के आभामंडल से ढका हुआ था, जिससे उस और भी स्पीड मिल रही थी। वो कोई किलर मूव इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बस तेजी से दीवानों की तरह चार्ज कर रहा था। बाइनिंग बिंग को लगातार बचना पड़ रहा था। उसकी सारी मेहनत बचने में जा रही थी और उस पलटवार करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। ए फ्लैट क्या करे? लेडी व्हाइट रैबिट ने टेंशन में पूछो। फेरी मियाओ येन का चेहरा राख जैसा हो गया था। उसने जवाब दिया, चलो यहां से। ये उनकी पुरानी दुश्मनी है, उन दोनों को आपस में लड़ने दो। लेडी व्हाइट रैबिट को फेरी मियाओ येन खींचकर बैटलफील्ड से भगाने की कोशिश करने लगी। कहां जा रही हो तुम लोग? गु यू फैंग जेंग अचानक मूडा। बेशक वो बाइनिंग बिंग से गहरी नफरत करता था, लेकिन वो कीन डिंगलिंग के इंस्ट्रक्शंस नहीं भूला था। व्हाइट रैबिट और मियाओ येन फैंग युआन को ढूंढने के लिए जरूरी क्लूज दी। उन्हें भला कैसे भागने दिया जा सकता था? डेमन जजमेंट बोर्ड ने एक शक्तिशाली खून जैसी लाल रोशनी की लहर छोड़ी, जो पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। बाइनिंग बिंग और बाकी सब यूएस लाल रोशनी में घेर लिए गए। उनके चेहरे के रंग उड़ गए। इस लाल रोशनी के नीचे उन्हें महसूस हुआ जैसे उनके शरीर का खून एक जबरदस्त ताकत से खींचा जा रहा है, जैसे उनके जिस्म का खून डेमन जजमेंट बोर्ड में सूखा जा रहा हो। यह एहसास बहुत ही अजीब और तकलीफदेह था। अगर हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो ये हमारा सारा खून चूस लेगा, फेरी मियाओ येन ने गंभीरता से कहा। इमॉर्टल किलर मूव बाय शियांग। दूसरी तरफ बाइनिंग बिंग ने सफलतापूर्वक अपना किलर मूव चला दिया। वो एक सफेद बर्फ के विशाल दानव में बदल गई। खून जैसी लाल रोशनी यूएस पर तुरंत बेअसर हो गई। किलर मूव बाय शियांग सदर्न बॉर्डर के रैंक 8 गु इमॉर्टल का मशहूर ट्रम्प कार्ड था। यह गु इमॉर्टल को थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को एक अलग प्रकार के जीव में बदलने की इजाजत देता था। यह मूव इतना पावरफुल था कि इसने व्हाइट टेरर पैदा किया था, जिसने एक जमाने में सदर्न बॉर्डर को हिलाकर रख दिया था और इतिहास में अपना नाम दर्ज किया था। जैसे ही बाइनिंग बिंग ने इसका इस्तेमाल किया, उसकी हालत बदल गई। बर्फ के दानव के शरीर में खून नहीं था, इसलिए डेमन जजमेंट बोर्ड का किलर मूव उसके खिलाफ बेकार था। फेरी मियाओ येन का दिल डूब गया। बाइनिंग बिंग की इस हालत में वो आसानी से भाग सकती थी, लेकिन बाइनिंग बिंग ने ऐसा नहीं किया। उल्टा उसने बड़े जोश और उत्साह के साथ हमला कर दिया। ये पागल औरत! फेरी मियाओ येन बड़बड़ाई। उसके मन में अजीब से एहसास आ रहे थे। लेकिन जब बाइनिंग बिंग के किलर मूव्स डेमन जजमेंट बोर्ड पर पड़े, तो वो ऐसे थे जैसे लहरें चट्टान से टकरा रही हों। चाहे डेमन जजमेंट बोर्ड पर कितना भी हमला किया जाए, वो लहरों के खिलाफ जरा सा भी नहीं हिला। फेरी मियाओ येन ने गहरी चिंता से कहा, व्हाइट रैबिट, वो मूव इस्तेमाल करो। लेडी व्हाइट रैबिट ने गंभीरता से सर हिलाया। उसने जल्दी से किलर मूव इस्तेमाल किया, खुद को और फेरी मियाओ येन को बचाते हुए। फेरी मियाओ येन ने रिस्क लिया और उसका प्रोटेक्शन एक्सेप्ट किया। इस मौके का फायदा उठाकर उसने अपना किलर मूव वंडरस हैंड प्रोफाउंड साउंड चला दिया। उसके 5 नए हाथ उगाए, जिससे उसके कुल 7 हाथ हो गए। सातों हाथ अपने आप हिलने लगे। उनकी पतली लंबी उंगलियां एक अजीब ढंग से नाच रही थीं। डिंग डिंग डांग डांग, क्लिंग क्लिंग क्लैंग क्लैंग। उसकी उंगलियों की हरकत के साथ जब भी वो एक दूसरे से टकराती, एक तीखी आवाज सुनाई देती। इन आवाजों से आसपास की हवा में साउंड वेव्स पैदा होने लगीं। साउंड वेव्स एक तूफान की तरह बाधिन, और जब हमले डेमन जजमेंट बोर्ड पर पड़े तो एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। फेरी मियाओ येन डेमन जजमेंट बोर्ड लिस्ट में 37वें नंबर पर। उसके पास रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल और प्रोफाउंड साउंड ट्रू इनहेरिटेंस है, जिसमें से उसका वंडरस हैंड प्रोफाउंड साउंड किलर मूव कोर इमॉर्टल गु के साथ रैंक 8 तक बढ़ाया जा सकता है। फैंग जेंग मन हाई मन बड़बड़ाया। उसके सर के ऊपर खून से लिखे अनगिनत टेक्स्ट एक लाल रंग की नेम लिस्ट बना रहे थे। चाहे फेरी मियाओ येन हो, लेडी व्हाइट रैबिट या बाइनिंग बिंग, उन सबके नाम इस लिस्ट में मौजूद थे।
फेरी मियाओ येन और बाइनिंग बिंग ने मिलकर काम किया, जबकि गु यू फैंग झेंग अभी भी शांत था। आखिर वो डेमन जजमेंट बोर्ड के अंदर था। रैंक 8 इमॉर्टल गु हाउस डेमन जजमेंट बोर्ड बेहद शक्तिशाली था। आमतौर पर रैंक 7 इमॉर्टल गु हाउसेस रैंक 8 का मुकाबला कर सकते थे। वो सुपर फोर्सेस की नींव होते थे। और टॉप टियर रैंक 8 इमॉर्टल गु हाउसेस की बात करें तो वो सूडो इमॉर्टल वेनरेबल्स का भी मुकाबला कर सकते थे। फेट वॉर के दौरान फैंग युआन ने मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप और ड्रैगन पलस का इस्तेमाल ड्यूक लॉन्ग से लड़ने के लिए किया था। पहले की एक लड़ाई में उसने स्पेक्ट्रल सोल के खिलाफ 3 इमॉर्टल गु हाउसेस इस्तेमाल किए थे। वो सभी रैंक 8 के थे। डेमन जजमेंट बोर्ड भी रैंक 8 का था, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन ये स्पेशलाइज्ड था। बाइनिंग बिंग जैसे रैंक 7 गु इमॉर्टल्स के खिलाफ डेमन जजमेंट बोर्ड की बैटल स्ट्रेंथ कहीं ज्यादा थी, उसका कोई मुकाबला नहीं था। खून जैसी लाल रोशनी की लहरें डेमन जजमेंट बोर्ड से निकली। ये लाल रोशनियां बारिश की तरह नीचे आयम लगातार बाइनिंग बिंग को निशाना बना रही थीं। बाइनिंग बिंग एक सफेद बर्फ के दानव में बदल चुकी थी। भले ही वो बड़ी और भारी भरकम थी, इस दानव की हरकत असल में बहुत तेजी और लचीली थी। वो लगातार बचती रही, एक भी लाल रोशनी यूज छू नहीं पाई। लेकिन अगर एक भी लग गई तो मुझे भारी चोट लगेगी। बाइनिंग बिंग ये दिल ही दिल में जानती थी। उसने फोकस किया और लड़ी। ये खतरनाक सिचुएशन यूज और भी एक्साइटेड और थ्रिल्ड कर रही थी। अचानक डेमन जजमेंट बोर्ड हल्का सा हिला और बाइनिंग बिंग अपनी जगह पर जम गई। बाइनिंग बिंग हिल नहीं पा रही थी और इस पर दर्जनों लाल रोशनियों ने हमला कर दिया। सफेद बर्फ के दानव के शरीर में कई जगह छेद हो गए। कुछ ही पलों में वो बर्फ के टुकड़ों में बिखर गया। लेडी व्हाइट रैबिट चिल्लाई, जबकि फेरी मियाओ येन का दिल डूब गया। दोनों की ताकत में बहुत बड़ा फर्क था। वो सिर्फ नंबर्स में ज्यादा होकर जीत हासिल नहीं कर सकती थीं। जैसे ही बर्फ के टुकड़े जमीन पर गिरे, एक तेज रोशनी फूट पड़ी। इस बर्फीले रोशनी के बीच सफेद बर्फ का दानव फिर से प्रकट हो गया। बाइनिंग बिंग पूरी तरह से ठीक हो गई थी। यह किलर मूव बाई शियांग का सबसे मजबूत पहलू था। जब तक एक टुकड़ा भी बचा हो, वो तेजी से पूरी तरह रिकवर कर सकता था। फैंग जेंग हैरान नहीं हुआ। वो बाइनिंग बिंग के बारे में काफी इंफॉर्मेशन जानता था। बहुत पहले वो दोनों दुश्मन थे। बाइनिंग बिंग उनके खिलाफ कई बार लड़ चुकी थी, तो हेवनली कोर्ट उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा क्यों नहीं करता? इसके अलावा डेमन जजमेंट बोर्ड में इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटीज थीं। बोर्ड लिस्ट में सिर्फ ब्लड पाथ डिमोनिक इमॉर्टल्स हाई नहीं थे। बस इतना था कि ब्लड रिलेशन इमॉर्टल गु की वजह से लगभग सारे ब्लड पाथ डिमोनिक कल्टिवेटर्स उससे छिप नहीं पाते थे। बाइनिंग बिंग उठी और फिर से फैंग झेंग से लड़ने लगी। मियाओ येन उसकी मदद कर रही थी। बैटलफील्ड में से आधी लाल रोशनी गायब हो गई। जब उनका खून अब प्रभावित नहीं हो रहा था, फेरी मियाओ येन और लेडी व्हाइट रैबिट तैयारी के साथ बाहर उदीन। वो भागने हाय वाली थीं। फैंग झेंग हल्का सा मुस्कुराया, इतनी जल्दी नहीं। गायब हुई लाल रोशनी एक बॉल में बदल गई जो बैटलफील्ड के ऊपर तैरने लगी। तुरंत खून खींचने वाली ताकत जो गायब हो गई थी, पहले से कई गुना बढ़ गई। बाइनिंग बिंग चिल्लाई और अचानक एक्शन में आ गई। उसका आइस पाथ किलर मूव उस खून के बॉल से टकराया और उस थोड़ा सा बिखरा दिया। हार मान लो। फैंग झेंग के होठ मुस्कुराहट में मुड़ गए। उसने डेमन जजमेंट बोर्ड को एक्टिवेट किया। इस अदृश्य दबाव से फेरी मियाओ येन और लेडी व्हाइट रैबिट के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। मौके पर लेडी व्हाइट रैबिट अचानक से क्रूर हो गई। उसके चारों तरफ काले साए हो पड़े, जिन्होंने उसके शरीर को लपेट लिया। तुरंत ब्लैक टाइग्रेस बैटलफील्ड में प्रकट हो गई। उसकी ऊँट बिल्कुल काली थीं। उसकी पुतलियां नहीं दिख रही थीं, बस एक अंधेरी और ठंडी रोशनी घूम रही थी। उसकी ऊँट के आसपास का एरिया काला हो गया था। उसका पूरा व्यक्तित्व मासूमियत से बदलकर क्रूर और निर्दयी हो गया था। ब्लैक टाइग्रेस ने एक्शन लिया। उसका डार्क पाथ किलर मूव खून के बॉल पर बाइनिंग बिंग के हमले से भी ज्यादा तेजी से पड़ा, जिससे आधे से ज्यादा बॉल गायब हो गया। ब्लैक टाइग्रेस और मियाओ येन लगभग डेमन जजमेंट बोर्ड के हाथों मारी जाती, वो बाल बाल बचकर निकल पाईं। फैंग झेंग घबराया नहीं। उसने अपना हाथ उठाया। डेमन जजमेंट बोर्ड का ऑरा बदल गया। एक नए तरीके से वो आसानी से हिला। खून की बढ़ गई। रेत जैसे अनगिनत कण सितारों की तरह घूमने लगे, पूरे बैटलफील्ड को लपेट लिया। ये किलर मूव है, ब्लड स्पेक स्टार मार्क। ये कब इस्तेमाल हुआ? मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। अगर कीन दिंग लिंग भी ये देखती तो वो तारीफ किए बिना नहीं रह पाती। जब से फैंग झेंग डेमन जजमेंट बोर्ड लॉर्ड बना था, उसने काफी सुधार किया था। उसने डेमन जजमेंट बोर्ड के अलग अलग तरीके इस्तेमाल करना सीख लिया था। वो अपने स्टाइल में अन तरीकों को इस्तेमाल कर सकता था। इस बार बाई शियांग भी नहीं बच पाया, उस भी चोट लगी।
जैसे ही खून की रेत तीनों इमोर्टल्स के शरीर में घुसी, लाल निशान दिखने लगे, जिससे उनकी मूवमेंट पर पाबंदी लग गई, उनके विचार धीमे हो गए, उनका इमोर्टल एसेंस आसानी से नहीं जा पा रहा था, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो दलदल में फंस गए हों। दोनों तरफ की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। आमतौर पर जब गु इमोर्टल्स लड़ते थे, अगर एक तरफ भागना चाहता था तो उन्हें रोकना मुश्किल होता था जब तक कि दुश्मन को फंसाने के लिए एक बैटलफील्ड किलर मूव सफलतापूर्वक इस्तेमाल न किया जाए। लेकिन डेमन जजमेंट बोर्ड एक टॉप टियर रैंक 8 इमोर्टल गु हाउस था। ये शुरू में डेमोनिक पाथ गु इमोर्टल्स का शिकार करने के लिए बनाया गया था। इसलिए इन्वेस्टिगेटिव तरीकों के अलावा भले हाई डेमन जजमेंट बोर्ड एक बैटलफील्ड नहीं बना सकता था, उसके पास डेमोनिक पाथ गु इमोर्टल्स को भागने से रोकने के तरीके थे। बाइनिंग बिंग और बाकी सब फैंग झेंग के हाथों पकड़े जाने वाले द, लेकिन अचानक जमीन हिली और नीचे की परत से अर्थ की फूट पड़ी। उसकी धाराएं इतनी तेज थीं कि उन्होंने जमीन की सख्त परत को भी चीर दिया। एक जोर के धमाके के साथ भूरी अर्थ वे एक विशाल नदी की तरह ऊपर उठी। ये क्या है? बाइनिंग बिंग और बाकी दोनों नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, वो हैरान थे। भले हाईफैंग झेंग जानता था, इस पल उस ऐसा लगा जैसे वो ईवल ड्रैगन दी ज़ैंग शेंग को देख रहा हो। जैसे हाई अर्थ की बड़ी और इस बैटलफील्ड में फैल गई, अर्थ पाथ डाउ मार्क्स ने यहां सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया, उन्होंने आसपास की चीजों को नाश कर दिया। अस बढ़ती हुई अर्थ में से कैलेमिटी लक ऑल्टर और डेमन इमोर्टल ची जू अचानक उभार आए। शी लैंड डेमन इमोर्टल ची जुए के सर के ऊपर था। भले ही स्वर्ग और पृथ्वी का ये अनोखा डोमेन अब बेहद क्षतिग्रस्त था, यह अभी भी काम का था। इसका इस्तेमाल पहले सारी अर्थ की को ऊपर खींचने के लिए किया गया था। इस बीच कैलेमिटी लक ऑल्टरस प्रभाव के ऊपर अर्थवे की दिशा बदलने का जिम्मेदार था और आखिरकार इस दृश्य को बनाया जहां अर्थवे ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। लॉन्जेविटी हेवन ने डेमन इमोर्टल ची जुए के साथ हाथ मिला लिया। फैंग जेंग अंदर से हैरान था। असल में कीन डिंग लिंग के डिप्लॉयमेंट के तहत हेवनली कोर्ट के इमोर्टल गू हाउसेज ने कैलेमिटी लक ऑल्टर और डेमन इमोर्टल ची जुए को घेर रखा था। दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई हुई, हेवनली कोर्ट उन्हें हारा नहीं पा रहा था, जबकि कैलेमिटी लक ऑल्टर और डेमन इमोर्टल ची जुए भी भाग नहीं पा रहे थे। इसलिए बिंग साई चुवान ने डेमन इमोर्टल ची जू से बात की, वो जानते थे कि हालत ठीक नहीं लग रही। दोनों असली एक्सपर्ट्स द जिंग के पास बहुत एक्सपीरियंस था, उन्हें कीन डिंग लिंग के रवैये पर शक था और वो गहरी चिंता में थे। इसलिए दोनों पार्टियों ने मिलकर काम किया। हेवनली कोर्ट के जी हियर को तोड़ने के लिए लॉन्जेविटी हेवन और डेमन इमोर्टल ची जू ने मिलकर काम किया। उन्होंने अर्थवे का इस्तेमाल करके कीन डिंग लिंग के अरेंजमेंट से निकलने का रास्ता ढूंढा। कैलेमिटी लक ऑल्टर और डेमन इमोर्टल ची जुए के अर्थवे से निकलने के बाद वो तेजी से अलग हो गए और ऊपर की परतों की तरफ बढ़ गए। हेवनली कोर्ट के इमोर्टल गू हाउसेस भी उनके पीछे आ गए। कीन डिंग लिंग ने फैंग झेंग को अपनी आवाज भेजी, रोको उन्हें। उसके ऑर्डर से पहले ही फैंग झेंग ऐसा करने के लिए तैयार था। बूम! डेमन जजमेंट बोर्ड जोर से हिला, एक विशाल खून जैसी लाल रोशनी की किरण डेमन इमोर्टल ची जुए और कैलेमिटी लक ऑल्टर की तरफ गई। हमले की भयानक ताकत ने मियाओ येनो और ब्लैक टाइग्रेस को अंदर से हिला दिया। अन तीनों को जिंदा पकड़ने के लिए फैंग जेंग काफी बंदिशों में था। उसके अभी के हमले ने डेमन जजमेंट बोर्ड की असली ताकत दिखा दी थी। तेज लाल रोशनी ने हमला किया। कैलेमिटी लक ऑल्टर और डेमन इमोर्टल की एक पल के लिए रुक गए, उन्होंने तेजी से उस रोका। कीन डिंग लिंग जल्दी से आ गई और उनसे उलझ गई। बहुत अच्छे, फैंग जेंग। अन तीनों इमोर्टल्स से निपटने के बाद यहां आओ और इन लोगों से निपटने में साथ दो। कीन डिंग लिंग ने फिर से ऑर्डर दिया। इस वक्त स्पेक्ट्रल सोल के खिलाफ लड़ाई के बाद डेमन इमोर्टल ची जुए की बैटल स्ट्रेंथ काफी गिर गई थी, लेकिन जब तक वो कैलेमिटी लक ऑल्टर के साथ काम करता, वो हेवनली कोर्ट के बराबर थे। कीन डिंग लिंग को इतना कॉन्फिडेंस कहां से मिल रहा था? ठीक है। फैंग झेंग का एक्सप्रेशन गंभीर था, जैसे हाई यूज और स्माइल। बाइनिंग बिंग ने अचानक हमला कर दिया। असल में बाइनिंग बिंग का आइस पाथ किलर मूव कुछ देर से तैयार था, लेकिन फैंग झेंग ने यूएस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने एक बार डेमन जजमेंट बोर्ड को कंट्रोल करके रैंक 8 आइस पाथ गू इमोर्टल आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क के खिलाफ लड़ाई की थी। एस पर स्नोमैन रेस के इमोर्टल सप्रेशन कॉफन किलर मूव से हमला हुआ था। फैंग झेंग को वो लड़ाई अभी भी गहरी याद थी। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क के मुकाबले बाइनिंग बिंग सिर्फ रैंक 7 थी, वो उससे बहुत कमजोर थी। लेकिन बाइनिंग बिंग के अपना किलर मूव एक्टिवेट करने के बाद फैंग झेंग का एक्सप्रेशन बदल गया। बाइनिंग बिंग ने डेमन जजमेंट बोर्ड पर हमला नहीं किया, बल्कि उसने फेरी मियाओ येनो और ब्लैक टाइग्रेस को निशाना बनाया। गुयू फैंग झेंग को घबराहट में अपनी चाल बदलनी पड़ी।
मौके पर खून जैसी लाल धुंध ने मियाओ यिन और ब्लैक टाइग्रेस को लपेट लिया और बाइनिंग बिंग के हमले को रोक दिया। बाइनिंग बिंग, पागल हो गई हो क्या? तुमने हम पर हमला किया। फेरी मियाओ यिन के पसीने छूट गए जब वो चिल्लाई। नहीं, शायद यही सबसे अच्छा तरीका है। ब्लैक टाइग्रेस का चेहरा हिला हुआ था लेकिन वो जल्दी ही समझ गई। फेरी मियाओ यिन चकरा गई, जल्द ही वो भी समझ गई। फेरी जी वेई कभी हेवनली कोर्ट की लीडर थी, वो हेवनली कोर्ट के बारे में सब कुछ जानती थी। उसने यंग वूजी और बाकी सबको इमॉर्टल गू हाउसेस के डिटेल्स के बारे में बता दिया था। मियाओ यिन, बाइनिंग बिंग और व्हाइट रैबिट को भी अंधेरे में नहीं रखा गया था, क्योंकि पहले भले हाई स्पेक्ट्रल सोल उन्हें लीड कर रहा था, फेरी जी वे और बाकी सब के पास इमॉर्टल गू हाउस नहीं था। वो लॉन्जेविटी हेवन और हेवनली कोर्ट के मुकाबले कमजोर थे। इसलिए फेरी जी वे ने इस कमी को पूरा करने के लिए इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। गु यू फैंग झेंग, बाइनिंग बिंग और बाकी सबको अच्छी तरह समझता था, लेकिन उसी तरह बाइनिंग बिंग और बाकी सब भी फैंग झेंग और डेमन जजमेंट बोर्ड को अच्छी तरह समझते थे। खासकर इमॉर्टल गू हाउस बनने के बाद उसके तरीकों को बदलना मुश्किल था। जितना अनोखा इमॉर्टल गू हाउस होता, उतना ही इसकी संभावना होती। क्यून, डेमन जजमेंट बोर्ड का एग्जाम्पल लें, ये एक टॉप टियर रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस था। इसकी एबिलिटीज एक खास एस्पेक्ट की सीमा तक पहुंच चुकी थीं, इसे मॉडिफाई करना बेहद मुश्किल था। अगर कोई अच्छे आइडियाज होते भी, तो शायद उन्हें इस इमॉर्टल गू हाउस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। डेमन जजमेंट बोर्ड बेहद जटिल था और अनगिनत गू वॉर्म से बना था। एक छोटा सा बदलाव पूरे स्ट्रक्चर को बदल देता, इसका मतलब होता पूरी तरह से नया बनाना, जो कि शुरू से एक नया इमॉर्टल गू हाउस बनाने के बराबर था। फेरी मियाओ यिन बेवकूफ नहीं थी, बस वो पहले पाल में रिएक्ट नहीं कर पाई थी। ए फ्लैट, वो समझने लगी, सदर्न बॉर्डर के टाई क्लैन के पास डेमन सप्रेशन टावर है, जो कैद करने में सबसे माहिर है, लेकिन हेवनली कोर्ट का डेमन जजमेंट बोर्ड ऐसे तरीके इस्तेमाल नहीं करता। हेवनली कोर्ट ने जरूर फैंग झेंग को हम सबको जिंदा पकड़ने का आदेश दिया होगा। इसलिए लड़ते वक्त फैंग झेंग बहुत बंदिशों में है। सिर्फ डेमन इमॉर्टल ची जुए और कैलेमिटी लक ऑल्टर के खिलाफ हाई उसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की। और उन्हें पकड़ना क्यों चाहता है, इसका जवाब साफ था, फैंग युआन को ढूंढने के लिए। फेरी जी वे ने इन सभी हेवनली कोर्ट गू इमॉर्टल्स के सामने विजडम पाथ फॉर्मेशन बनाया था और आखिरकार फैंग युआन की लोकेशन का पता लगा लिया था। कीन डिंगलिंग उनकी वैल्यू के बारे में क्यों नहीं जानती होगी? इसे शुरुआती पॉइंट मानकर फेरी मियाओ यिन ने जल्द हाई अंदाजा लगाया। लगता है फैंग युआन सफलतापूर्वक भाग गया। हेवनली कोर्ट हमें पकड़ना चाहता है और भविष्य में हमारा इस्तेमाल करके फैंग युआन को ढूंढना चाहता है। भले ही अब उनके पास कोई विजडम पाथ ग्रेट एक्सपर्ट नहीं है, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के दास महान सेक्स को नुकसान नहीं हुआ है, उनके पास कई विजडम पाथ कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा फेरी जी वे का ट्रू इनहेरिटेंस पहले हाई हेवनली कोर्ट को दे दिया गया है। विजडम पाथ फॉर्मेशन शायद उसी इनहेरिटेंस का हिस्सा है। ये सोचते हुए फेरी मियाओ यिन ने बाइनिंग बिंग के बारे में सोचा और अपने दांत पीस लिए। बाइनिंग बिंग, तू पागल औरत। लेकिन अगले हाई पैल फेरी मियाओ यिन ने अपनी ऊँट फटी की फटी रह गई। बाइनिंग बिंग का पागलपन उसकी उम्मीद से परे था। उसने असल में किलर मूव बाइशियांग को खत्म कर दिया और वो वापस अपने मांस और खून के शरीर में आ गई। फैंग झेंग, मार मुझे। बाइनिंग बिंग चिल्लाई जब वो एक सफेद रोशनी की तरह हिली। डेमन जजमेंट बोर्ड के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसने अनगिनत बर्फ के तीर छोड़े। बर्फ के तीर डेमन जजमेंट बोर्ड पर लगे लेकिन उस भेद नहीं पाए, बस कुछ बर्फीले निशान छोड़ गए। हा, ब्लैक टाइग्रेस जोर से हंसी। उसने भी बाइनिंग बिंग जैसा ही किया, अपने डिफेंस को हटा दिया और लड़ाई में शामिल हो गई। ये भी पागल हो गई। मियाओ यिन ने आह भरी। ब्लैक टाइग्रेस क्रूर और निर्दयी थी, उसका स्वभाव व्हाइट रैबिट के बिल्कुल उल्टा था। जब वो दन लेती थी तो वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करती थी। तीनों इमॉर्टल्स ने डेमन जजमेंट बोर्ड पर हमला किया, खासकर बाइनिंग बिंग और ब्लैक टाइग्रेस जिन्होंने डिफेंस छोड़ दिया था। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी हमला करने में लगा दी। फैंग झेंग असल में काफी परेशान महसूस कर रहा था। वो इन तीनों महिला इमॉर्टल्स को जिंदा पकड़ना चाहता था, वो उन्हें मारना नहीं चाहता था। कीन डिंगलिंग ने यूज पहले ही बता दिया था, बेहतर होगा कि फैंग युआन की लोकेशन का पता लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्लूज मिलें। अगर उनमें से एक भी मारी जाती तो अगली बार डिडक्शन में फेलियर हो सकता था। फैंग झेंग अपनी भारी जिम्मेदारी को जानता था, लेकिन इमॉर्टल गू हाउस डेमन जजमेंट बोर्ड की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसके पास दूसरों को पकड़ने के तरीके नहीं थे। जब डेमन जजमेंट बोर्ड बनाया गया था तो हेवनली कोर्ट में कौन इस एस्पेक्ट के बारे में सोचता? डेमन जजमेंट बोर्ड,
जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका मतलब था डेमोनिक पाथ गू कल्टिवेटर्स को मारना। उन्हें पकड़ने का क्या मतलब था? इस मामले में कीन डिंग लिंग ने शायद डेमन जजमेंट बोर्ड को उन्हें पकड़ने के लिए कहकर गलती की थी, लेकिन इस वक्त उसके पास कोई और चारा नहीं था। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल गू हाउसेज में डेमन जजमेंट बोर्ड की इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटी सबसे मजबूत थी। भले हाईफैंग झेंग का कल्टिवेशन लेवल कम था, डेमन जजमेंट बोर्ड के पास रैंक 8 इमॉर्टल एसेंस की भरमार थी और पिछले डेमन जजमेंट बोर्ड लॉर्ड्स की इच्छाएं थीं, ये अपनी पूरी बैटल स्ट्रेंथ दिखा सकता था। लेकिन सभी इमॉर्टल गू हाउसेस की एक जानलेवा कमजोरी थी, वो तरीकों के मामले में लचीले नहीं थे। डेमन जजमेंट बोर्ड भी इससे अलग नहीं था, ये एक फाइनल प्रोडक्ट था जिसे बदला नहीं जा सकता था। बनने के बाद इसके तरीके हमेशा से वही थे, अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ था। फैंग झेंग एक अजीब स्थिति में फंस गया। डेमन जजमेंट बोर्ड का इस्तेमाल करके उसका पल्ला भारी था, बाइनिंग बिंग और बाकी सब उसका मुकाबला नहीं थे। लेकिन सिर्फ डेमन जजमेंट बोर्ड अकेले उन्हें जिंदा नहीं पकड़ सकता था। तरीकों की लचीलापन के मामले में गू इमॉर्टल्स इमॉर्टल गू हाउसेस से कहीं आगे थे। अतीत में इस सिचुएशन का सामना करते वक्त डेमन जजमेंट बोर्ड लॉर्ड्स खुद एक्शन लेते थे। लेकिन फैंग झेंग के पास सिर्फ रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल था। अगर वो डेमन जजमेंट बोर्ड छोड़ता तो बाइनिंग बिंग और बाकी सब इस सिचुएशन को पलट सकते थे। अभी अगर फैंग झेंग के पास एक रैंक 8 गू इमॉर्टल उसकी मदद के लिए होता तो काफी होता। लेकिन उसे एक असिस्टेंट क्यों दिया जाता? कीन डिंग लिंग और बाकी सब की नज़र में क्या डेमन जजमेंट बोर्ड काफी नहीं था? उस और मदद की जरूरत थी। हेवनली कोर्ट के पास अभी आदमियों की बेहद कमी थी, वो आसानी से सिचुएशन से नहीं निपट सकते थे। नहीं, लेडी कीन डिंग लिंग का अरेंजमेंट लॉजिकल था, लेकिन मेरा सामना 2 पागल औरतों से हो गया। इसने पूरे लॉजिकल डिप्लॉयमेंट को बिल्कुल अलॉजिकल बना दिया। फैंग झेंग ने सोचा, कौन इतना पागल होगा कि एक मजबूत दुश्मन के सामने डिफेंस छोड़ दे और सिर्फ हमला करना चुने? क्या ये मौत को दावत देना नहीं था? लेकिन बाइनिंग बिंग और ब्लैक टाइग्रेस ने वही किया। और हैरानी की बात यह थी कि नतीजे उनके लिए काफी अच्छे थे। तेज लड़ाई के दौरान बाइनिंग बिंग जोर से हंसी, गू यू फैंग झेंग, तुम्हें बदला नहीं चाहिए? मारो मुझे मारना नहीं चाहते? आओ एक्शन लो। गू यू फैंग झेंग चुप रहा। बाइनिंग बिंग यू के साथी रही, इसलिए तुम बस एक कुत्ते हो जिसे हेवनली कोर्ट ने पाला है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम्हारे पास मुझे मारने की कोशिश करने की भी हिम्मत नहीं है। तुम अपने भाई फैंग युआन से बहुत नीचे हो। उसके उकसाने वाले बोल सुनकर ना सिर्फ फेरी मियाओयिन बल्कि ब्लैक टाइग्रेस भी हैरान रह गई। उसने सोचा, HMPH, मुझे लगा था कि मैं अपना डिफेंस छोड़कर काफी पागलपन कर रही हूं, लेकिन बाइनिंग बिंग को देखकर मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूं। फेरी मियाओयिन और ब्लैक टाइग्रेस बहुत चिंतित थे, जबकि गू यू फैंग झेंग खामोशी में डूब गया। गू यू फैंग युआन का नाम फिर से सुनकर वो अपना सर उठाए बिना नहीं रह सका, अपने सर के ऊपर खून से लिखे टेक्स्ट को देखते हुए। खून के टेक्स्ट ने एक विशाल नेम लिस्ट बनाई थी, उस पर रैंकिंग्स और नाम लगातार बदल रहे थे। कुछ देर पहले स्पेक्ट्रल सोल, जो लिस्ट के टॉप पर था, गायब हो गया। उसकी जगह दूसरे नंबर के व्यक्ति ने ले ली, गू यू फैंग युआन। हेवनली कोर्ट को हराया, फेट को नाश्त किया, स्पेक्ट्रल सोल को मारा। 5 रीजन्स और दोनों आसमानों का नंबर 1 शैतान। फैंग झेंग ने कड़वी मुस्कान दी। वक्त और जगह की परवाह किए बिना, भले ही वो महान डेमन जजमेंट बोर्ड लॉर्ड था, फैंग युआन का नाम अभी भी उसके सर पर लटक रहा था। फैंग युआन अभी भी उसकी जिंदगी पर एक साया डाल रहा था। डेमन जजमेंट बोर्ड लिस्ट पर हर किसी को मारना पिछली पीढ़ियों के मालिक की महान इच्छा है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं फैंग युआन का मुकाबला नहीं हूं। अपनी पूरी जिंदगी मैं सिर्फ उसका साया देख सकता था और उसकी कहानियां सुन सकता था। लेकिन बाइनिंग बिंग, तुम इस लिस्ट पर सिर्फ 27वें नंबर पर हो। क्या तुम सच में सोचती हो कि मेरी हिम्मत नहीं होगी तुम्हें मारने की? इतना कॉन्फिडेंस लाती कहां से हो तुम? फैंग झेंग जोर से चिल्लाया जब डेमन जजमेंट बोर्ड बोलते बोलते आगे बढ़ा। एक सांस में वो बाइनिंग बिंग के सामने पहुंच गया। तेज हवाएं उसकी तरफ चालीं। बाइनिंग बिंग के पास बचने का वक्त नहीं था। अगले हाई पैल डेमन जजमेंट बोर्ड उसके पूरे शरीर को कुचल कर कीमा बना देगा। वो बिना किसी शक के मर जाएगी। नहीं, फेरी मियाओयिन अपने मन में चिल्लाई जब उसके सातों हाथ हिले, प्रोफाउंड साउंड्स छोड़ते हुए। प्रोफाउंड साउंड्स कई लेयर दी और तेजी से हमला किया, लेकिन वो डेमन जजमेंट बोर्ड को रोक नहीं पाए। ब्लैक टाइग्रेस ने एक मुंह खून थूका। उसने उस रोकने के लिए एक तरीका एक्टिवेट किया, लेकिन डेमन जजमेंट बोर्ड अभी भी बिना रुके आगे बढ़ता रहा।
दोनों इमोर्टल्स बस निराशा में देख सकते थे जब डेमन जजमेंट बोर्ड बाइनिंग बिंग से टकराया और उस बुरी तरह से कुचल दिया। अर्थ अबिस बैटलफील्ड। बूम। हेवनली कोर्ट के हमले से टकराकर कैलेमिटी लक ऑल्टर जोर से हिला। बिंग साई चुवान का चेहरा उसके अंदर ठंडा था। लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट माओ ली क्यू फाट पड़ा और चिल्लाया, इस दादा माओ को बाहर जाने दो और अन सबको मारने दो। 5 एलिमेंट्स ग्रैंडमास्टर ने चिल्लाकर कहा, दादा माओ, यहां एक बड़ा छेड़ है, हमें इसे मिलकर ठीक करना होगा। माओ ली क्यू ने गुस्से से कैलेमिटी लक ऑल्टर को ठीक करने में मदद करते हुए बड़बड़ाया, इस तरह मार खाना बहुत बुरा लगता है। बिंग साई चुवान, कैलेमिटी लक ऑल्टर तुम्हें कंट्रोल करने के लिए दिया गया था, मास्टर की इज्जत और शान को मिट्टी में मत मिलाना। बिंग साई चुवान ने तेवर चढ़ाकर जवाब दिया, माओ ली क्यू, बाहर देखो, वहां कोई है जो हमसे भी बुरी हालत में है। डेमन इमोर्टल ची जू वो था जिसका जिक्र बिंग साई चुवान ने किया था। वो सच में बुरी हालत में था। स्पेक्ट्रल सोल के एएटीएम विस्फोट ने उसके शीलैंड को भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन जिंदा होने के बाद से ये उसका सबसे बड़ा सहारा था। भले ही उसके पास कई अनोखे ट्रू इनहेरिटेंसेस दी, उसके पास किलर मूव्स को मॉडिफाई करने का टाइम नहीं था। इसलिए उसके की पाथ के तरीके सब पुराने सिर्फ किलर मूव्स जो शीलैंड को कोर मानकर इस्तेमाल करते वही बैटलफील्ड में इस्तेमाल करने लायक मजबूत थे। लेकिन अब शीलैंड बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। डेमन इमोर्टल ची जुए की बैटल स्ट्रेंथ तेजी से गिर गई थी। ये ऐसे नहीं चल सकता, हेवनली कोर्ट के पास शायद स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्समेंट्स हैं। लॉन्जेविटी हेवन, हमें फिर से मिलकर काम करना होगा। डेमन इमोर्टल ची जू ने बड़ी मुश्किल से संदेश भेजा। अभी हेवनली कोर्ट अपने इतिहास में सबसे कमजोर है, उनके पास रीइंफोर्समेंट्स कहां से होंगे? माओ ली क्यू बड़बड़ाया, लापरवाही मत करो, कोई भी हेवनली कोर्ट की नींव का सही अंदाजा नहीं लगा सकता। माओ ली क्यू को जवाब देने के बाद बिंग साई चुवान ने डेमन इमोर्टल ची जुए के सहयोग के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उसने भी कुछ गड़बड़ महसूस की थी, इसलिए कैलेमिटी लक ऑल्टर ने पहले एक मजबूत हमले से धमाका किया और डेमन इमोर्टल ची जुए को बचाया। उसके बाद डेमन इमोर्टल ची जू ने दांत पीसकर शीलैंड को बुलाया, अनंत अर्थ की का इस्तेमाल करते हुए। कैलेमिटी लक ऑल्टर ने फिर से कमांड संभाली, धीरे धीरे कम होती अर्थवे को खींचकर। HMPH, फिर से वही चाल, तुम सब मुझे हल्के में ले रहे हो। कीन डिंगलिंग अचानक इमोर्टल गू हाउस से बाहर आ गई। वो बाहर की दुनिया में आई और एक लकपात किलर मूव इस्तेमाल किया। किलर मूव की सुनहरी रोशनी हर तरफ चमकी। बिंग साई चुवान का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से अपना हाथ ऐसे पीछे खींच लिया जैसे उस सांप ने काट लिया हो। बाल बाल बचे। यह किलर मूव कैलेमिटी लक ऑल्टर को काउंटर करता है। अगर मैं धीमा होता तो कैलेमिटी लक ऑल्टर को अर्थवे का प्रेशर झेलना पड़ता, वो दब जाता और भाग नहीं पाता, एक आसान निशाना बन जाता। बिंग साई चुवान ने मन ही मन आह भरी। कीन डिंगलिंग का तरीका उसकी उम्मीद से परे था। कैलेमिटी लक ऑल्टर के गाइडेंस के बिना नई उठती हुई अर्थवे फिर से गिरने लगी। लेकिन डेमन इमोर्टल ची जुए और कैलेमिटी लक ऑल्टर की कोशिशें बेकार नहीं गईं। अर्थवे की विशाल पिलर्स जैसी उपधाराएं हर दिशा में बेतरतीब से फूट पड़ीं, आसमान और जमीन की तरफ। एक अर्थवे की उपधारा जो पीले भौर रंग की नदी जैसी थी, डेमन जजमेंट बोर्ड और बाइनिंग बिंग के ग्रुप के बैटलफील्ड से गुजरी। तीनों इमोर्टल्स बड़ी मुश्किल से लड़ाई में टिके हुए डेमन जजमेंट बोर्ड का सामना कर रहे थे। बाइनिंग बिंग अभी भी जिंदा थी। भले ही उस पहले डेमन जजमेंट बोर्ड ने कुचल दिया था, मौके पर उसने एक बार फिर बाइशियांग का इस्तेमाल किया था। डेमन जजमेंट बोर्ड बचकर निकल गया। वो अर्थवे की उपधारा में गिरना नहीं चाहता था। लगता है ऊपरवाला भी मेरी मदद कर रहा है। यह सीन देखकर बाइनिंग बिंग की आंख में तेज रोशनी चमकी। वो हैरान और खुश थी। उसका शरीर अचानक 15 फीट से बढ़कर 20 फीट से ज्यादा हो गया। भागने का वक्त आ गया है। बाइनिंग बिंग ने अपने हाथ मियाओयिन और ब्लैक टाइग्रेस की तरफ बढ़ाए। दोनों एक पाल के लिए हिचकिचाए और फिर बाइनिंग बिंग को अपने हाथ पकड़ने दिए। बाइनिंग बिंग ने बिना हिचकिचाए तुरंत अर्थवे की उपधारा में छलांग लगा दी। भागने की सोचना भी मत। फैंग झेंग ने दांत पीसकर डेमन जजमेंट बोर्ड को भी असाब धारा में डाल दिया। अर्थवे बेहद विशाल थी, उसकी उपधारा भी बहुत बड़ी थी। डेमन जजमेंट बोर्ड के यूएस में घुसने के बाद वो ऐसा था जैसे एक छोटी मछली नदी में घुस गई हो। नहीं, हम भाग नहीं सकते। डेमन जजमेंट बोर्ड एक रैंक 8 इमोर्टल गू हाउस है। फेरी मियाओयिन का चेहरा सफेद पड़ गया था। थोड़ी ही देर में बाइनिंग बिंग की हालत संभालना मुश्किल हो गया। भारी मात्रा में अर्थपात डाउ मार्क्स उसके शरीर को नाश्त कर रहे थे। बाइशियांग टूटने के कागार पर था। भले ही मियाओयिन और ब्लैक टाइग्रेस डिफेंस में अपनी पूरी कोशिश कर रही थीं। बाइनिंग बिंग ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराई।
वो घबराई नहीं थी। ऑफ कोर्स हम डेमन जजमेंट बोर्ड का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अब सब गु यू फैंग झेंग के इरादों पर डिपेंड करता है। ही जिंदगी और मौत के यूएस पाल में बाइनिंग बिंग असल में हंस पड़ी। वो मुड़ी और बाई शियांग को हटा दिया, अपने असली शरीर को सामने लाते हुए। फेरी मियाओ येन और ब्लैक टाइग्रेस पहले ही मन बना चुकी थीं, वो बाइनिंग बिंग के साथ डेमन जजमेंट बोर्ड की तरफ बाधिन। तुम लोग। गु यू फैंग जेंग ये देखकर हैरान था कि बाइनिंग बिंग और बाकी सब ने अपने डिफेंसेस हटा दिए। उस तीनों इमॉर्टल्स को लपेटने के लिए खून जैसी लाल रोशनी का इंद्रधनुष इस्तेमाल करना पड़ा। डेमन जजमेंट बोर्ड की मदद मिलने के बाद तीनों इमॉर्टल्स अर्थ वे द्वारा कुचले जाने के अंजाम से बच गईं। गु यू फैंग झेंग के दिल पर एक भारी पत्थर का बोझ आ गया। ये क्या था? वो असल में बाइनिंग बिंग और बाकी सब की मदद करने वाला बन गया था, लेकिन गु यू फैंग झेंग को ये करना पड़ा। यू स्किनडिंगलिंग द्वारा दिए गए मिशन को पूरा करना था और उन्हें जिंदा पकड़ना था। गु यू फैंग झेंग, क्या तुम्हारे पास हमें पकड़ने का कोई तरीका है? अगर डेमन जजमेंट बोर्ड के पास होता तो तुमने अब तक इस्तेमाल कर लिया होता। इस सिचुएशन में तुम्हें इमॉर्टल गु हाउस छोड़कर अपने खुद के तरीके इस्तेमाल करने होंगे। आओ एक चांस लेते हैं। बाइनिंग बिंग बोल नहीं सकती थी, वो सिर्फ मन ही मन सोच सकती थी। अगर वो हार जाते तो वो पकड़े जाते और लाचार हो जाते। एक बार उनकी वैल्यू निकल ली जाती तो उन्हें मार दिया जाता, हेवनली कोर्ट की शान बढ़ाने के लिए बाली का बकरा बन जाते। गु यू फैंग झेंग ने एड़ फैलाए राखी, अपने दांत सख्ती से पीस लिए। बाइनिंग बिंग ये शर्त जीत चुकी थी। फैंग झेंग के पास उन्हें पकड़ने का कोई खास तरीका नहीं था, जब तक कि वो एक चांस ना लड़ और तीनों इमॉर्टल्स को इमॉर्टल गु हाउस के अंदर ना ले आए। लेकिन अगर फैंग झेंग ने ऐसा किया तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ होगा, क्योंकि ये तो सीधे दुश्मनों को अपने इलाके में आने देना था। सिर्फ फैंग झेंग अकेला तीनों इमॉर्टल्स से नहीं निपट सकता था। तुम बहुत चालाक हो, लेकिन उससे क्या? फैंग झेंग ने अपने दांतों के बीच से कहा, अगर मैं तुम्हें पकड़ लूं तो तुम कुछ देर और जिंदा रहोगी, लेकिन अब तुम मर जाओगी। मुबारक हो, तुम्हारी लड़ाई की मेहनत रंग लाई और तुम्हें ये शानदार इनाम मिला है। फैंग झेंग ने व्यंग्य से बोलकर बाइनिंग बिंग और बाकी सबको छोड़ दिया, डेमन जजमेंट बोर्ड का इस्तेमाल करके अर्थवे से निकल गया। मजबूत डेमन जजमेंट बोर्ड अर्थवे में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता था। इतने से वक्त ने हाई डेमन जजमेंट बोर्ड के ज्यादातर मॉर्टल गु को नाश कर दिया था। डेमन जजमेंट बोर्ड के प्रोटेक्शन के बिना बाइनिंग बिंग ने एक जबरदस्त दबाव महसूस किया। उनकी जानें दाव पर थीं, वो मौत के मुंह में संघर्ष कर रही थीं। शायद फैंग झेंग आखिर में सही था, फेरी मियाओ येन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। बाइनिंग बिंग ने नाक से कोड़ी। वो क्या है? ब्लैक टाइग्रेस अचानक चिल्लाई। तीनों इमॉर्टल्स अर्थवे की उपधारा के साथ बहते हुए छोटे छोटे कीड़ों जैसे थे। उनके चारों तरफ फैले अनंत भौर रंग के बीच अचानक एक काला छेद दिखाई दिया। चलो। तीनों इमॉर्टल्स के पास कोई चरा नहीं था। आखिरी नाजुक पाल में वो बड़ी मुश्किल से यूएस काले छेद में घुस गईं। लगभग उसी समय सतह पर एक घने और हरे भरे जंगल में फेरी जीवे, यिंग वूजी और ओल्ड मैन झेंग युआन सफर कर रहे थे। ये दूरी अभी भी सेफ नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। फेरी जीवे ने देखा कि यंग वूजी धीरे चल रहा था, उसने जल्दी से याद दिलाया। यिंग वूजी ने दांत पीसे, लेकिन उसका चेहरा उलझन में था। उसने निराशा से कहा, मेरा में बॉडी मर चुका है, अब हम क्या करें? फेरी जीवे ने यिंग वूजी को गंभीरता से देखा। भले हाई मेन बॉडी मर गया हो, हमारे पास तुम हो। यिंग वूजी, तुम उसकी स्प्लिट सोल हो, आज से तुम हमारे मास्टर हो। लेकिन यिंग वूजी बिल्कुल भी खुश महसूस नहीं कर रहा था, उसका मन उदास था। मेरा नी बॉडी तक लड़ाई में मर गया, ये पूरी दुनिया अब स्पेक्ट्रल सोल के युग में नहीं है। फेरी जीवे ने हल्का सा तेवर चढ़ाया। वो यूं सांत्वना देने ही वाली थी जब ओल्ड मैन झेंग युआन अचानक बोला, कुछ गड़बड़ है, हिलो मत, मुझे इससे निपटने दो। अगले हाईपैल, उसने अपना किलर मूव एक्टिवेट किया। उसके शरीर से सफेद रोशनी निकली जिसने तीनों इमॉर्टल्स को लपेट लिया। कुछ सांसों के बाद आसमान और जमीन कांप उठे, जंगल से पक्षी उड़ गए। दूर से एक जोर की टक्कर की आवाज सुनाई दी जो पूरी जगह गूंज उठी। तीनों इमॉर्टल्स ने सर उठाया। उन्होंने देखा कि आसमान हरे रंग में रंग गया था। एक विशाल और शानदार इमॉर्टल गु हाउस आसमान से नीचे उतरा। उसने सूरज को भी ढक लिया था, धीमा दिखने के बावजूद तेजी से आगे बढ़ रहा था। यह इमॉर्टल गु हाउस इतना बड़ा था कि साइज के मामले में यह दुनिया का नंबर 1 था, फॉर शो। उसका रैंक 8 और समुंदर की तरह विशाल था, सभी जीवों को डरा रहा था। इमॉर्टल गु हाउस के अंदर शोर शराबा सुनाई दे रहा था, वो इंसानी जीवन से भरा हुआ था।
जिसमें हर तरह के लोग रहते हुए लग रहे थे। ये है डिवाइन एम्परर सिटी? यिंग वू जी हैरान था। डिवाइन एम्परर सिटी को डिवाइन बीम प्लस और एम्परर सिटी को मिलाकर बनाया गया है। क्या ये सेंट्रल कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े ह्यूमन वेन गैदरिंग पॉइंट पर स्थिर नहीं है? ये असल में हिल सकता है? ओल्ड मैन झेंग युआन भी हैरान था। फेरी जी वे ने सोचा, यह इमॉर्टल गू हाउस जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने बनाया था, इसके हिलने के पीछे जरूर कोई कारण होगा। अजीब है, कीन डिंगलिंग ने पहले की लड़ाई के दौरान इस हाउस को हेवनली कोर्ट में क्यों नहीं शिफ्ट किया? तो ये बात है। ओल्ड मैन झेंग युआन ने अपने ह्यूमन पाथ तरीकों से जांच की, उस कुछ पता चला। बहुत ताकतवर, यह इमॉर्टल गू हाउस बहुत ताकतवर है। ओल्ड मैन झेंग युआन का शरीर कांप गया, वो अपनी खोज से बेहद हैरान था। इस इमॉर्टल गू हाउस में अनगिनत लोग हैं, यह ह्यूमन पाथ की गहराइयों से भरा हुआ है। ये असल में ह्यूमन वेन गैदरिंग पॉइंट को आसानी से स्थानांतरित कर सकता है। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल का तरीका बहुत कमाल का है, उनके लक्ष्य बहुत दूरदृष्टि वाले द, उन्होंने इसे अब जाकर जाहिर किया है। डिवाइन एम्परर सिटी अंदर के सभी लोगों की शक्ति इकट्ठा करता है, चाहे वो गू इमॉर्टल हो, गू मास्टर हो या आम इंसान, उन्हें एक साथ इकट्ठा करके इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में ये शायद दुनिया का नंबर 1 इमॉर्टल गू हाउस है। ओल्ड मैन झेंग युआन ने तारीफ करते हुए गहरी सांस ली। तो ये बात है, अफसोस कि जेनेसिस लोटस ने गलत अनुमान लगाया, ये डिवाइन एम्परर सिटी फेट वॉर में समय पर नहीं पहुंच पाया। यिंग वू जी ने कहा। फेरी जी वे ने हल्का सा सर हिलाया। एक वेनरेबल अपनी साजिश में इतनी आसानी से कैसे फैल हो सकता है? इन सबके पीछे बेहद गहरे राज हैं, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचो। तीनों इमॉर्टल्स अपने रास्ते में रुक गए और जंगल में छिप गए, अपनी औरस को छुपाते हुए। जब डिवाइन एम्परर सिटी उनके पास से गुजरकर अर्थ अबिस में चला गया, तब उन्होंने आखिरकार चैन की सांस ली। चलो, फेरी जी वे चलने के लिए तैयार थी, लेकिन ओल्ड मैन झेंग युआन वहीं रुक गया, कड़वी मुस्कान के साथ। मैं अब आप दोनों के साथ नहीं चल सकता। यिंग वू जी हैरान था। क्यों? ओल्ड मैन झेंग युआन ने आह भरी। वो डिवाइन एम्परर सिटी अब दुनिया में ह्यूमन पाथ का गैदरिंग पॉइंट बन गया है, क्योंकि मेन ह्यूमन पाथ कल्टिवेट करता हूं, मैं उससे बंधा हुआ हूं। पहले शायद उसने मुझे महसूस किया था, लेकिन क्योंकि कोई ज्यादा जरूरी काम था, उसने मुझे नजरअंदाज करना चुना। सावधानी के लिए मुझे मास्टर और जीवेई से अलग हो जाना चाहिए। यिंग वू जी का चेहरा गंभीर था, उन्हें एक और झटका लगा था। इस लड़ाई से पहले शैडो सेक्ट लोगों से भरा हुआ था और कुछ समय के लिए खुशहाल था। ए फ्लैट, सिर्फ वो और फेरी जी वेई बचे थे। ये सच में दयनीय था। शायद फैंग युआन को मारने की कोशिश करना एक बहुत बड़ी गलती थी। यिंग वू जी ने दांत पीसे, यूज अंदर से बेहद कड़वाहट महसूस हो रही थी। डिवाइन एम्परर सिटी शोर और हलचल से भरा हुआ था। शहर में रहने वाले लाखों लोग आसमान की तरफ देख रहे थे। गहरे हरे रंग की रोशनी ने डिवाइन एम्परर सिटी के आसमान को ढक लिया था। सिर्फ यही नहीं, शहर के दरवाजे भी बैंड दिए और अन पर सख्त पहरा था। आखिर हो क्या रहा है? तुम्हें नहीं पता? शहर के दरवाजों पर नोटिस लगे थे, जिसमें घोषणा की गई थी कि शहर कुछ समय के लिए बैंड रहेगा। इस दौरान अजीब घटनाएं होंगी और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने भी इस नोटिस के बारे में सुना था, लेकिन मुझे ऐसी विशाल और शानदार घटना की उम्मीद नहीं थी। शहर के निवासी अपेक्षाकृत शांति से चर्चा कर रहे थे, कोई बड़े पैमाने पर अफरा तफरी नहीं मची। उत्तरी शहर का इलाका, वो होंगी कहाँ गया? काओयू ने एक अंधेरी गली से बाहर निकलते हुए आह भरी। उसके साथ जीलैन था। दोनों यूनिवर्सल लाइफ एकेडमी के शिष्य द, जिन्हें होंगी के गायब होने के बाद उस ढूंढने का आदेश दिया गया था। अफसोस की बात है, उन्हें डिवाइन एम्परर सिटी में 2-3 महीने हो चुके थे और अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई थी। जीलैन ने तेवर चढ़ाए। हमने अब तक लगभग पूरे डिवाइन एम्परर सिटी की छानबीन कर ली है और दर्जन भर से ज्यादा इंफॉर्मेशन पाथ गू मास्टर से संपर्क किया है, लेकिन होंगी के बारे में कोई खबर नहीं मिली है। ये शायद सबसे बुरी स्थिति है। काओयू की ईद फैल गई। क्या तुम कहना चाहते हो कि होंगी एक पेंटिंग वर्ल्ड में चला गया? ऐसा कैसे हो सकता है? जीलैन ने जल्दी से इधर उधर देखा और अपनी आवाज धीमी की। अपनी आवाज नीची रखो, ऐसी गुप्त खबरें हाल ही में शहर में फैल रही हैं। पेंटिंग वर्ल्ड्स जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल द्वारा बनाए गए थे। वो शहर के निवासियों को अंदर ले सकते हैं और कुछ समय बाद उन्हें सुरक्षित वापस लौटा सकते हैं। खासकर इन दिनों कितने गू मास्टर्स डिवाइन एम्परर सिटी में इस अफवाह को सुनकर आए हैं और एक इमॉर्टल अफसर ढूंढना चाहते हैं। काओयू उलझन में था। अगर होंगी सच में एक पेंटिंग वर्ल्ड के अंदर है, तो हम उस कैसे ढूंढेंगे?
जीलन कुछ देर चुप रहा और फिर आह भरते हुए बोला, अगर ऐसा है तो हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। पूर्वी शहर का इलाका। मास्टर, अपना ध्यान रखिएगा। एक महिला गू मास्टर ने अपने मास्टर को विदा किया। आसपास के ज्यादातर पैदल चलने वाले आसमान में हो रही घटना को घूर रहे थे, सिर्फ कुछ हाई इस दृश्य पर हैरान थे। वो महिला गू मास्टर एक प्रसिद्ध रिफाइनमेंट पाथ मास्टर थी जो रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में टॉप 100 में शामिल थी, और वो असल में एक अनजान गू मास्टर के प्रति इतनी विनम्र थी। ये अनजान गू मास्टर एक लंबा चोगा और एक स्ट्रॉ हट पहने हुए था जिसने उसके चेहरे को साए में छुपा रखा था। अनजान गू मास्टर सावधानी से चला और चुप रहा जब तक कि वो गली के कोने में गायब नहीं हो गया। आखिर हो क्या रहा है? ऐसी घटना निश्चित रूप से एक गू इमॉर्टल का काम है। अनजान गू मास्टर खाली गली के साथ चला और आसमान में अजीब दृश्य पर एक नजर डालने के लिए हल्का सा सर उठाया। साई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शहर में गू मटेरियल्स एक्सचेंज करने की इस ट्रिप में ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। बस उम्मीद है कि मेरी पहचान जाहिर ना हो। हर हाल में मैं एक दूर दराज के टैवन में रहने का चुनाव करूंगा जब तक कि शहर के दरवाजे फिर से ना खुल जाएं। अनजान गू मास्टर चिंतित था। ये व्यक्ति बेन ड्यूओ यी था जिसे गू इमॉर्टल यूम्यू चुन ने नेचर गू रिफाइनमेंट टेक्निक सिखाई थी। उसने दिन रात कल्टिवेट किया, भारी प्रगति की, लेकिन रिफाइनमेंट पाथ कल्टिवेट करने का खर्चा ज्यादा था और किसी और पर निर्भर न होने के कारण यूज कल्टिवेशन रिसोर्सेज खरीदने के लिए अक्सर रिफाइन किए गए गू बेचने पड़ते थे। वो एक हेरी मन था और गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपनी पहचान छुपा रहा था। यूज इंसानों के इस गैदरिंग एरिया में सावधानी से चलना पड़ता था। डिवाइन एम्परर सिटी में हर तरह के लोग रहते थे, यहां तक कि रैंक 6 गू इमॉर्टल्स भी थे। लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि गहरे हरे रंग की रोशनी के पर्दे के नीचे डिवाइन एम्परर सिटी ने न सिर्फ अपनी असली जगह छोड़ दी थी, बल्कि वो एंशिएंट सोल सेक्ट की तरफ उठकर अर्थ अबिस में डेमन इमॉर्टल ची जुए और कैलेमिटी लक ऑल्टर से लड़ने के लिए चला गया था। इमॉर्टल किलर मूव, ग्रेट ची क्लाउड एक्सप्लोजन। डेमन इमॉर्टल ची जुए का किलर मूव डिवाइन एम्परर सिटी से टकराया, लेकिन उसने गहरे हरे रंग की रोशनी की सतह पर सिर्फ हल्की सी लहरें उठाईं। ये शायद वर्तमान युग का नंबर 1 इमॉर्टल गू हाउस है। डेमन इमॉर्टल ची जुए जैसा व्यक्ति भी निराश हो गया। उसकी वर्तमान शक्ति डिवाइन एम्परर सिटी को हिलाने में असमर्थ थी। तो कीन डिंग लिंग का ट्रम्प कार्ड यह डिवाइन एम्परर सिटी था। कैलेमिटी लक ऑल्टर के अंदर बिंग साई चुवान बेहद गंभीर दिख रहा था। कैलेमिटी लक ऑल्टर जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने पीछे छोड़ा था, जबकि डिवाइन एम्परर सिटी जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने बनाया था। दोनों के इस मुकाबले में डिवाइन एम्परर सिटी ने कैलेमिटी लक ऑल्टर को मजबूती से और बड़े अंतर से हरा दिया। कैलेमिटी लक ऑल्टर बड़ा नहीं था और अब डिवाइन एम्परर सिटी के मुकाबले वो और भी छोटा लग रहा था। इतिहास का सबसे बड़ा इमॉर्टल गू हाउस डिवाइन एम्परर सिटी एक विशाल जेड क्लाउड जैसा था जो आसमान और जमीन को ढकता हुआ लग रहा था जब उसने डेमन इमॉर्टल ची जुए और कैलेमिटी लक ऑल्टर के भागने का रास्ता रोका। और पीछे कीन डिंग लिंग हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स को लीड कर रही थी। कई इमॉर्टल गू हाउसेज में से डेमन जजमेंट बोर्ड सबसे आगे था, वैंगार्ड की पोजीशन ले रहा था। जैसे ही घमासान युद्ध शुरू हुआ, डिवाइन एम्परर सिटी से अचानक जोर से इंसानी आवाजें निकली, जिसके बाद गहरे हरे रंग की रोशनी उबलने लगी और एक विशाल भंवर बन गया। भंवर ने घुमावदार हरी हवा फूंकी जिसने डेमन इमॉर्टल ची जुए को ढक लिया। डेमन इमॉर्टल ची जुए का चेहरा बुरी तरह से बदल गया। वो सिर्फ डैमेज हुए शी लैंड को ही निकाल सका, लेकिन शी लैंड भी इस मूव को रोकने में असमर्थ था और अगले हाई पैल डेमन इमॉर्टल ची जू डिवाइन एम्परर सिटी में समा गया। डिवाइन एम्परर सिटी ने डेमन इमॉर्टल ची जुए को दबा दिया। कैलेमिटी लक ऑल्टर के अंदर बिंग साई चुवान और बाकी सब दहशत में थे। भले हाई डेमन इमॉर्टल ची जुए के पास सिर्फ डैमेज हुआ शी लैंड था, उसके पास सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसके अंदर समाने के बाद डिवाइन एम्परर सिटी में कोई हलचल नहीं होगी। डिवाइन एम्परर सिटी की शक्ति ने लॉन्जेविटी हेवन के इमॉर्टल्स के दिमाग को हिला दिया। कोई हैरानी नहीं थी कि कीन डिंगलिंग ने उनका दृढ़ता से सामना किया और इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा भी राखी। ये एक इमरजेंसी है, बिंग साई श्वान दर से चिल्लाया और बिना किसी हिचकिचाहट के कैलेमिटी लक ऑल्टर का सबसे मजबूत तरीका एक्टिवेट कर दिया। सुनहरी रोशनियां कैलेमिटी लक ऑल्टर से निकली और आसपास को ढक लिया। रोशनियों ने एक टूटा हुआ रास्ता बनाया। रास्ता दूर तक फैल गया, बिना एक भी पत्थर को नुकसान पहुंचाए सतह की परत से गुजरते हुए। लॉन्जेविटी हेवन, तुम कहां जाने की कोशिश कर रहे हो? कीन डिंगलिंग जानती थी कि यह नाजुक पाल था। उसने दृढ़ता से हमला किया और कैलेमिटी लक ऑल्टर को परेशान किया। उसने लकपात कल्टिवेट किया था और पूरी जिंदगी जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का विरोध किया था,
और जायंट सुन की एक इमॉर्टल कॉन्क्यूबाइन होने के नाते यूज कैलेमिटी लक ऑल्टर के बारे में गहरी समझ थी। कैलेमिटी लक ऑल्टर का तरीका कीन डिंगलिंग द्वारा डिस्टर्ब कर दिया गया। सुनहरा रास्ता तुरंत हिलने लगा, स्थिरता बनाए रखने में असमर्थ। इस पल डिवाइन एम्परर सिटी के चारों तरफ गहरे हरे रंग की रोशनी ने एक और भंवर बनाया। क्या हम भी हेवनली कोर्ट द्वारा पकड़े जाएंगे? हे लूलैन का दिल डूब गया जब उसने बिगड़ती स्थिति को महसूस किया। इस नाजुक पाल में 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर थोड़ी देर हिचकिचाया और फिर आगे आया। मुझे उन्हें रोकने दो, तुम सब चले जाओ। नहीं छोटे बच्चे, तुम फॉर्मेशन पथ कल्टिवेट करते हो जो भविष्य में बहुत काम आएगा। मैं, दादा माओ, इसके लिए सबसे उपयुक्त हूं। माओ ली क्यू ने 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर को एक तरफ धकेल दिया। दादा माओ, 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर हैरान रह गया। माओ ली क्यू का दर्जा लॉन्जेविटी हेवन में उससे कहीं ज्यादा था। उसने सोचा था कि खुद को बलिदान करना इस स्थिति में सबसे समझदारी का प्रबंधन है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि माओ ली क्यू यूज रोकेगा। इस स्थिति में हेवनली कोर्ट अन पर कभी दया नहीं दिखाएगा। माओ ली क्यू शायद अपनी जान गंवा देगा अगर वो गया। बिंग साई चुवान ने माओ ली क्यू को गहरी नजर से देखा। माओ ली क्यू ने, हालांकि आसानी से कहा, बिंग साई चुवान, मेन लॉन्जेविटी हेवन तुम्हारे हवाले करता हूं। दादा माओ की इज्जत को मिट्टी में मत मिलाना, तुम्हें भागना ही होगा। मास्टर को निराश मत करना, वरना अगर मेन भूत बन गया तो भी तुम्हें परेशान करूंगा। बिंग साई चुवान ने दांत पीसे। HMPH, इतनी बकवास। अगर मरना ही है तो शान से मरना। उसने माओ ली क्यू के साथ कई बार लड़ाई की थी और उनकी गहरी दोस्ती थी, भले ही वो एक दूसरे के प्रति काफी रूड थे। यह नॉर्दर्न प्लेन्समैन का तरीका था, वो सिर्फ कठोर भाषा में खुद को व्यक्त करना जानते थे। माओ ली क्यू जोर से हंसा। तो फिर टेंशन मत ले, इस चीज में मैं सबसे माहिर हूं। बिंग साई चुवान ने जल्दी से इमॉर्टल गू हाउस खोला और तुरंत बैंड कर दिया। ऐसे एक पल में माओ ली क्यू बाहर निकल चुका था। आओ मुझसे लड़ो, हेवनली कोर्ट के बच्चों। माओ ली क्यू बहादुरी से आगे बढ़ा। एक पाल में डेमन जजमेंट बोर्ड को माओ ली क्यू ने हवा में उड़ा दिया। माओ ली क्यू दीवानों की तरह लड़ा और जल्द ही खून से लथपथ हो गया, उसकी कई हड्डियां टूट गईं। उसकी हंसी, हालांकि, और भी गूंजने लगी और उसका ऑरा बढ़ता ही गया। डिवाइन एम्परर सिटी ने घुमावदार हरी हवा को फिर से कैलेमिटी लक ऑल्टर की तरफ एक्टिवेट किया। माओ ली क्यू ने अपनी जीभ चटकाई जब वो आगे उड़ा और अपने शरीर से घुमावदार हरी हवा को रोका। अगले हाई पैल, डेमन इमॉर्टल ची जुए की तरह, वो हरी हवा द्वारा लॉक हो गया और गहरे हरे रंग की रोशनी में समा गया। इस जरूरी समय का इस्तेमाल करते हुए कैलेमिटी लक ऑल्टर एक रोशनी के गोले में बदल गया जो सुनहरे रास्ते से भाग निकला। डिवाइन बीन पैलेस, पेंटिंग वर्ल्ड। बूम बूम। थोड़े थोड़े वक्त में 2 बड़े धमाके पूरे पेंटिंग वर्ल्ड में गूंज उठे। क्या हो रहा है? फेरी बाइशिया और बाकी सब हैरान और परेशान थे। वो पेंटिंग वर्ल्ड के अंदर अपनी पूरी कोशिश से कल्टिवेट कर रहे थे और डिवाइन एम्परर सिटी के बाहर क्या हो रहा है इससे बिल्कुल अनजान थे। कुछ बड़ा हुआ है, फैंग दी चांग। शेन शांग एक UTSU के चेहरे के साथ फैंग दी चांग के पास गया। फैंग दी चांग गली के कोने में सिकुड़ा हुआ था, वो गंदा और मैला था और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके पास एक बांस की छड़ी थी और उसके सामने एक टूटा हुआ कटोरा था। उसने अपना सर उठाकर शेन शांग को देखा और भीख मांगी, मालिक, कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए, मैंने 3 दिन और 3 रात से कुछ नहीं खाया है। जबकि चुपके से उसने अपनी आवाज भेजी, भाई शेन, क्या हुआ? शेन शांग ने अपना जवाब भेजा, मुझे सही डिटेल्स के बारे में नहीं पता, लेकिन पेंटिंग वर्ल्ड के किनारों पर 2 बड़ी पेंटिंग्स जोड़ी गई हैं। एक पेंटिंग में की करंट्स इकट्ठे हैं जहां हमेशा हवा चलती रहती है। दूसरी पेंटिंग रहस्यमय है जहां से बार बार जानवरों की दहाड़ गूंजती है। फैंग दी चांग की एड़ तेज रोशनी से चमक उठी, उस गहरी दिलचस्पी महसूस हुई। उसके साथ जेनेसिस लोटसेस विल ने साजिश की थी और उसकी विल को चुपके से भागना पड़ा था। शेन शांग की मदद से स्थिति में सुधार हो रहा था। फैंग दी चांग नहीं जानता था कि पेंटिंग वर्ल्ड के बाहर क्या हुआ, लेकिन यह स्थिति पेंटिंग वर्ल्ड में पहली बार हुई थी। शायद वो इसके जरिए पेंटिंग वर्ल्ड के गहरे राज खोल सकते थे। कुछ दिन बाद सदर्न बॉर्डर के किसी हिस्से में घाटी में कोहरा छांटा और 2 लोग बाहर निकले। एक का चेहरा सुंदर था, सर पर ड्रैगन के सींग थे और प्रभावशाली ड्रैगन की ईग। वो रैंक 8 एंस्लेवमेंट पाथ गु इमॉर्टल वू श्वाई था। दूसरा सफेद कपड़े पहने हुए था, काले बाल, गहरी एन्यू और गोरी त्वचा, वो गु यू फैंग युआन था। 3000 से ज्यादा हेवन पाथ डाउ मार्क्स रिफाइन हो चुके हैं, आगे क्या करना है? वू श्वाई ने पूछा, क्या हमें पहले लू वेयन से मिलना चाहिए
फैंग युआन, हालांकि अपनी हथेली को एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ घूर रहा था, उसके चेहरे पर थोड़ा सा नुकसान, थोड़ी सी जिज्ञासा और थोड़ा सा उत्साह था। उसके होठ एक आकर्षक मुस्कान में मुड़ गए जब उसने एक अलग ही जवाब दिया, ये 3000 हेवन पाथ डाउ मार्क्स सच में कमाल की चीज हैं। चैप्टर एंड।